वेलकम स्टूडेंट्स। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत हम लोग 12th क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें बायोलॉजी में बॉटनी का जो चैप्टर हम लेकर के आप लोगों को डील कर रहे थे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसका आज सेकंड और लास्ट लेक्चर है। इसके तहत कुछ संक्षिप्त उसका वर्णन आप लोगों को चैप्टर का दे दूंगा और उसके साथ जो क्वेश्चंस, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो सारे क्वेश्चन को इसमें कंक्लूड मैंने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो इसमें ध्यान देने वाली है उन लोगों को, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दो एडेप्टेशन। इसमें इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एडेप्टेशन क्या है? अनुकूलन। जैसे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अनुकूलन कहते हैं किसी जीव के शरीर में उसके बाह्य रूपों में और उसके आंतरिक फिजियोलॉजी में, उसके शरीर क्रिया विज्ञान में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो उसे उस पर्यावरण में, उस वातावरण में रहने के सुयोग्य बनाते हैं, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन को पहले हम एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल्स में एडेप्टेशन डिफरेंट जो क्लाइमेट है, जो डिफरेंट डेजर्ट, जो टेरेस्ट्रियल जो सिचुएशन है लैंड पर, जो भिन्न भिन्न जगह है, उन जगहों में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले डेजर्ट के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो डेजर्ट में हम क्या देखते हैं कि डेजर्ट जो है, डेजर्ट में सबसे पहले हम ध्यान ले जाते हैं कंगारू रैट्स के ऊपर। ठीक है बेटा, कंगारू रैट्स। तो कंगारू रैट्स क्या होता है? ये जो कंगारू रैट होते हैं ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, ये अपने सारे रिक्वायरमेंट्स, वहाँ चूँकि पानी की कमी होती है तो पानी की कमी को ये अपने इंटरनल ऑक्सीडेशन जो फैट्स का होता है इनके बॉडी में, डेजर्ट फैट्स जो इनके बॉडी में डिपॉजिट होता है, उसके इंटरनल ऑक्सीडेशन के माध्यम से ये पूरा करते हैं। जहाँ पानी जो है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में इनके बॉडी में जमा होता है और ये यूरिन जो है वो कम से कम मात्रा में निकालते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद हम कूलर क्लाइमेट में देखते हैं। कूलर क्लाइमेट में खास करके मैमल्स के ऊपर हम ध्यान ले जाते हैं। कूलर क्लाइमेट्स में जो मैमल्स होते हैं, ये मैमल्स कैसे हैं? ये जो कूलर क्लाइमेट के तहत रहने वाले तमाम जो मैमल्स होते हैं, इनके ईयर शॉर्टर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और लिम्स मतलब इनके हाथ पैर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एलेंस रूल के नाम से जानते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय एलेंस रूल। तो इसे एलेंस रूल कहते हैं। इससे क्या होता है कि इनका हीट मिनिमाइज होता है, हीट मिनिमाइज होता है। ठीक है, और मतलब कहने का ये है कि सरफेस एरिया, इनके बॉडी का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो इनके बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंडक्ट कर लेता है। इसी पर जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है कूलर क्लाइमेट में जो मैमल्स हैं। इसका एग्जाम्पल हमने दिया है आपको। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, इसमें हम लोग सील का एग्जाम्पल लेते हैं। और कूलर क्लाइमेट में जो मैमल्स होते हैं, ऐसे जो मैमल्स होते हैं, ये खास करके पोलर बियर जो होता है, पोलर बियर, तो इनके बॉडी में एक फैट्स का लेयर पाया जाता है जिसे हम ब्लबर के नाम से जानते हैं। वो इंसुलेटर का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको हीट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसके कारण ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। फिर हम एक्वेटिक मैमल्स का एग्जाम्पल जब लेते हैं बेटा, तो इसमें सील जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल है एक्वेटिक मैमल्स में। तो ये एक्वेटिक मैमल्स जो है वो सील क्या करता है, उसी तरीके से इनके बॉडी के अंदर ब्लबर का फॉर्मेशन होता है और हीट ज़्यादा से ज़्यादा ये बचा के रख पाते हैं। और मतलब हाइबरनेशन का भी प्रोसेस इनके बॉडी में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शीत निद्रा जिसको कहते हैं, तो ठंड के दिनों में ये सो जाते हैं जब ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उस समय, और जब मौसम अनुकूल होता है तो फिर ये बाहर निकलते हैं और अपना अन्य कार्य करते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल हम हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन्स का देते हैं कि माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड पर जो रहने वाले लोग होते हैं, खास करके मनुष्य जो हैं, तो ये मनुष्य में क्या, इनमें किस प्रकार का एडेप्टेशन होता है। तो ये जो ट्राइबल्स होते हैं, जो यहाँ रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, इनके बॉडी में हायर काउंट ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स का हायर काउंट होता है और हेमोग्लोबिन, टोटल हेमोग्लोबिन जो होता है इसका हायर काउंट होता है। इसके कारण क्या होता है
कि इनकी जो कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी जो होती है, वो नॉर्मल लोगों की तुलना में, जो प्लेन लैंड में रहने वाले हैं, मतलब जो मैदानी भागों में रहने वाले लोग होते हैं, उनके तुलना में इनमें ज़्यादा होती है और इनकी वाइटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एनिमल के तहत, किस प्रकार से एनिमल में एडेप्टेशन होता है, किस प्रकार से एनिमल्स अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं चेंजिंग क्लाइमेट में। अब हम ध्यान ले जाते हैं बेटा, जो दूसरा चीज है वो क्या है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। इसको मिटा दिया, अब आ गए हम एडेप्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स में एडेप्टेशन, यहाँ दो हमने एग्जाम्पल आपके लिए रखा है, एक डेजर्ट है और दूसरा एक्वेटिक है। डेजर्ट यानी कि मरुभूमि, तो मरुभूमि में जो पौधे होते हैं, इन पौधों की क्या खासियत होती है, इन पौधों में जो खासियत होती है, आपको एग्जाम्पल होगा, आपने एग्जाम्पल ध्यान दिया होगा, जैसे ओपुंसिया का, ओपुंसिया यानी कि नागफनी के पौधों का। नागफनी के पौधों में आप देख सकते हो कि उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटे के रूप में निकल आती है। तो अब लीफ लैमिना चूंकि छोटा पड़ गया, लीफ का जो साइज है वो छोटा पड़ गया, इसलिए ट्रांसपिरेशन उसमें कम होता है। उसमें रूट जो है वो बहुत डेप्थ तक चले जाते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो गहराई से। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मिनिमम ट्रांसपिरेशन उनका एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के तहत वो पौधे वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। और क्या होता है कि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकेन होते हैं, यानी स्टोमेटा धंसे हुए होते हैं, स्टोमेटा धंसे हुए होते हैं। तो धंसे हुए स्टोमेटा होने के कारण ट्रांसपिरेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। स्पेशल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक जो है वो स्पेशल कैम पथवे, ठीक है, ये होता है जहां स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, कैम पथवे में क्या होता है, स्टोमेटा दिन के समय क्लोज होता है और रात्रि में वो खुलता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं डेजर्ट प्लांट के। डेजर्ट प्लांट्स में एडेप्टेशन का। हम एक्वेटिक की बात करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि चूंकि विभिन्न प्रकार के कंडीशंस हो सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। कुछ पौधे सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ पौधे फ्लोटिंग होते हैं, कुछ पौधे फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो जो पौधे सबमर्ज्ड हैं, पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं, हम लोग थोड़ी देर पानी में काम कर लेते हैं तो हाथ पैर चिंगुड़ जाते हैं। लेकिन जो पौधे पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं, सदा उनका जीवन पानी में डूबा है, उनके बाहरी लेयर पे म्यूसिलेज का एक लेयर पाया जाता है, जिसके कारण वो पानी को अवॉइड भी करते हैं और फिर वो आसानी से उसमें रह पाते हैं। और कभी कभी उनको जलधाराओं का भी विरोध करना पड़ता है। तो जलधाराओं के विरोध करने के कारण उनमें दो प्रकार के लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम हेटेरोफिलस कंडीशन कहते हैं। कुछ पत्तियां उनकी फटी चिटी हुई होती है और कुछ पत्तियां बड़ी होल पूरी आकृति की होती है। तो जो पूरी आकृति की पत्तियां होती हैं वो एक्सपोज करती है इन्वायरमेंट को, पानी के ऊपर तैरती रहती है। और जो कटी फटी पत्तियां होती हैं वो उनके तना में के साथ नीचे होती है। तो जो जलधाराएं वहां से अगर गुजरती है तो उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, पौधा स्टेबल वहीं पे रह जाता है। तो ये बात था एडेप्टेशन का। जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या। अभी जनसंख्या का किससे, जनसंख्या को जब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा, तो इसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? एक्चुअली पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है उसका जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, इन तमाम चीजों से उसका रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि एक पॉपुलेशन उसके जेनेटिक्स से प्रभावित होता है, एक पॉपुलेशन जो है, एक जनसंख्या जो है इवोल्यूशन से, विकास से संबंधित होता है। ये पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन साहब ने सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर आधारित होता है। तो इन तमाम चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और किसी भी जगह की जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो मुख्यतः इसके 4 फैक्टर्स हैं, जिन 4 फैक्टर्स के ऊपर उसकी जनसंख्या जो है वो निर्भर करती है। सबसे पहला क्या है? वो है नेटालिटी। नेटालिटी करने का मतलब कि उसका बर्थ रेट। नेटालिटी मतलब उसका बर्थ रेट है, ठीक है। बर्थ रेट मतलब जन्म दर क्या है, वहां का जन्म दर क्या है। और मृत्यु, मोर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर क्या है, ठीक है। जन्म दर अगर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो निश्चित तौर पे वहां जनसंख्या इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर जन्म दर और मृत्यु दर में समानता है तो जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है, तो जनसंख्या डिक्रीज करेगी। फिर है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जनसंख्या में हम ये भी लेते हैं, सेक्स रेशियो मेल फीमेल का रेशियो क्या है, ठीक है।
मेल फीमेल का रेशियो क्या है, और फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि किसी खास पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो कुल जनसंख्या है उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि जो जनसंख्या है इसको 3 ग्रुप में लोग वहां के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप के हो सकते हैं? एक हो सकता है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो मैच्योर नहीं हुए हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिप्रोडक्शन, तो ऐसे ग्रुप के लोग हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप का लोग, और तीसरा हो सकता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप का लोग। यानी कि ऐसे लोग जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी समाप्त हो गई, अब वो नए इंडिविजुअल्स को जन्म नहीं दे सकते हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जो जन्म देने में सक्षम हैं, जो जैसे आप पुरुष मतलब मनुष्यों का आप एज लेते हैं, तो मनुष्य में जो मेल हैं उनकी आयु क्या होती है कि 12-13 साल में उनमें किशोरावस्था इंटर कर जाता है, और 18-19 साल के बाद फिर उनमें अच्छे प्रकार से मतलब सीमेंस का बनना प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं में 12 साल के बाद उनमें ओवम का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो फुल मैच्योरिटी आती है वो जनन क्षम जब हो जाते हैं तो 18 साल के बाद हम लोग मानते हैं। इसी प्रकार से तमाम जीवों में इस प्रकार की बातें होती है। तो वो जो उसका एक उम्र होता है, जैसे महिलाओं में कहते हैं कि 45 साल तक के, 15 साल से 45 साल तक के वो जन्म दे सकती है। पुरुषों में कह सकते हैं कि वो जीवन पर्यंत बच्चे जन्म दे सकते हैं, तो वो उनका रिप्रोडक्टिव एज है। और प्री रिप्रोडक्टिव एज हो गया यानी कि जनन क्षम होने के पहले की जो उम्र है उसको। तो ये 3 ग्रुप हो सकता है पॉपुलेशन का। हम जरा सा इसके लिए ग्राफ के ऊपर नजर डालते हैं। ये जो ग्राफ होता है, 3 प्रकार के ग्राफ को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ये है ये एक्सपैंडिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। ये एक्सपैंडिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन ये बतलाता है कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसका है? प्री रिप्रोडक्टिव एज का। प्री रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है कि यहाँ जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। अब यहाँ के बाद जो रिप्रोडक्टिव एज में जब लोग आते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ उनकी जनसंख्या थोड़ी सी घट जाती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यू हो सकता है। और रिप्रोडक्टिव एज के बाद जो होता है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में यहाँ फिर और इसकी जनसंख्या घट सकती है। इसी प्रकार का एक दूसरा ग्राफ ये कहता है कि अस्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन। अस्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ये जो है या तो बराबर हो सकता है या इससे कुछ कम हो सकता है, यानी रिप्रोडक्टिव एज में कुछ कम भी हो सकते हैं या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है ये निश्चित तौर पे घटेगा ही घटेगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो इस प्रकार का पिरामिड है, ये बताता है डिक्लाइनिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिक्लाइनिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हम क्या देखते हैं कि इसमें जैसे खास करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात अगर लेते हैं या कुछ अन्य जीवों की बात लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि जो जनसंख्या रिप्रोडक्टिव एज की जनसंख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की जो जनसंख्या है वो हमेशा घटने वाली होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ग्राफ की बात हम लोग करते हैं। 3 प्रकार का जो पिरामिड होता है, 3 प्रकार के पिरामिड की बात हम लोग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कशन करने के लिए है बेटा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि जो है वो कैसे निर्भर करती है, क्या होती है? तो साइज ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन 4 फैक्टर्स। सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं इसके ऊपर निर्भर करता है, जैसे फूड अवेलेबिलिटी। अगर मान लो किसी इन्वायरमेंट में जो फूड अवेलेबल होते हैं, जो फूड अवेलेबल है अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो लिमिटेड अमाउंट में होने के कारण क्या होगा कि फूड जो अवेलेबल है वो लिमिटेड अमाउंट में होने के कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता है, एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वेदर उसको सूट करता है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, ग्रोथ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेशन मतलब परभक्षण, यानी कि ऐसा प्रेशर अगर उसके परभक्षी जो उसको मार कर खाने वाले लोग हैं, मतलब मार कर खाने वाले जो जनसंख्या है वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो
उसके जो प्रीडेट्स हैं, मतलब जिनका शिकार होने वाला है, उनकी संख्या घटेगी। ठीक है, और जब उनकी संख्या घटेगी तो निश्चित तौर पे जो खाने वाले हैं उनकी संख्या भी प्रभावित होगी। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर है। प्रीडेशन प्रेशर इज ऑल्सो एक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड नेक्स्ट इज द कंपटीशन, यानी कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि आपस में प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता का लेवल जो होता है ना, उसका 2-3 कारणों से हो सकता है। फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, भोजन के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए हो सकता है। तो इसके कारण भी वहाँ पे उनमें कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन के कारण भी कुछ जीव मारे जाते हैं। तो जो जीव मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पे जनसंख्या का जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ये इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्या है पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो 4 फैक्टर्स के ऊपर, यहाँ पे 4 फैक्टर्स जो 4 कारक हैं, इन 4 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला क्या है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। क्या होता है नेटेलिटी, जनसंख्या, जो जन्म दर है। अगर अभी मैंने बताया था कि जन्म दर जो है वो सीधा प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को। किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर जीवों की जनसंख्या का जो जन्म दर है वो ज्यादा है अपेक्षाकृत उस एरिया में मृत्यु दर की, तो नतीजा क्या होगा कि वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मोर्टेलिटी अधिक हो गया और नेटेलिटी कम है तो वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आने वाले जीवों की संख्या, जो बाहर से जीव आ जाते हैं उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और किसी पॉपुलेशन से, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया से जो जीव बाहर चले जाते हैं उसको EMI, इसको इमिग्रेशन कहते हैं, इमाइग्रेशन कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है, NT+1 = N1 + B+I - D+E। D+E मतलब डेथ प्लस इमिग्रेशन, दिस वन। एंड B+I दैट इज B+I मतलब बर्थ प्लस इमिग्रेशन। ये दोनों इन करने वाला है, ये दोनों बढ़ाने वाला फैक्टर है। ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा। ये जन्म दर है, ये बाहर से आने वाले जीवों की संख्या है। मोर्टेलिटी डेथ रेट है, और ये इमिग्रेशन अंदर से जाने वाले जीवों की संख्या है। तो अगर ये जो रिलेशन है, इस फॉर्मूला को आप देख रहे हो, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है। यानी वहां जो पॉपुलेशन पहले से था, इससे ये N1 से हम उसको डिजाइन करते हैं। और अगर B+I अगर ये बढ़ जाता है D+E से, इसका मतलब कि वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ने वाला है। लेकिन B+I जो है ये अगर कम हो गया D+E से, इसका मतलब कि वो डिक्लाइनिंग है, वहां जो जनसंख्या है वो घटने वाला है। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि B+I इज ग्रेटर देन D+E, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज एंड इट्स वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल 2 प्रकार के मॉडल की चर्चा की जाती है आपके ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। और पूरे इकोलॉजी में 2 प्रकार के पॉपुलेशन ग्रोथ की चर्चा की जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड दूसरा लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है बेटा, ये कहता है, इस मॉडल के तहत कहता है कि अगर किसी क्लाइमेट में, अगर किसी सिचुएशन में, अगर किसी टेरेस्ट्रियल लैंड में, अगर किसी पॉपुलेशन डेंसिटी में वहां मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो वो क्या होगा कि वहां का जो जनसंख्या है वो अचानक से ऐसे बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा। कहने का मतलब कि उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। ठीक है, जबकि जो लॉजिस्टिक मॉडल है ये कहता है कि नहीं, किसी भी टेरेस्ट्रियल लैंड में जो कैपेसिटी होती है, जो जीवों को खिलाने की, पिलाने की, या वहां उनके पालन पोषण के, भरण पोषण के लिए जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी चूंकि उसकी लिमिटेड होती है, इसलिए उसकी जनसंख्या जो है उसमें क्या होगा, एक निश्चित लेवल तक बढ़ेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अचानक से वृद्धि नहीं हो सकती है, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक मॉडल है ना, ये लॉजिस्टिक मॉडल ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के तुलना में लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। इस पर हम लोग इशू करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं, लॉजिस्टिक मॉडल, ग्रोथ मॉडल इज मोर प्रोफिशिएंट देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। इसी प्रकार से
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब जनसंख्या में किसी भी जो जनसंख्या में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, उन विभिन्न प्रकार के जीवों में किस प्रकार का आपस में सामंजस्य होता है, कैसा रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो कुछ रिलेशंस हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन एंड एमेंसलिज्म। कहने का मतलब म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता, यहाँ स्पेसीज ए और स्पेसीज दो स्पेसीज के बीच में ये इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब कि दोनों दो प्रकार के स्पीसीज हैं, दो प्रकार की प्रजाति है। दोनों प्रकार की प्रजाति में क्या है, म्यूचुअलिज्म कैसा है कि दोनों के दोनों बेनिफिटेड है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सहोपकारिता, हिंदी में सहोपकारिता। सह मतलब साथ साथ, उपकार मतलब दोनों की भलाई हो। तो ऐसी प्रक्रिया दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म हो गया। दूसरा है हमारा प्रीडेशन। इसमें आप देख रहे हो कि एक जीव जो है वो फुली बेनिफिटेड हो रहा है और दूसरा हार्मफुल हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। यानी दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध जिसमें एक जीव फुली बेनिफिटेड होता है जबकि दूसरा जीव जो है वो किल हो जाता है, मारा जाता है, यानी उसकी जनसंख्या जो है वहां समाप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे आपने अपने घरों में देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, अपने घरों में देखा होगा कि एक छिपकली है और वो छिपकली क्या करती है कि जो कीट पतंगे उड़ते रहते हैं उसको खा जाती है। तो छिपकली को तो फायदा होता, छिपकली को तो भोजन मिल गया, लेकिन जो फतिंगा था, जो कीट था, उसकी जिंदगी चली जाती है, लाइफ चली जाती है। तो दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध जिसमें एक जीव पूरी तरह से लाभान्वित होता है, दूसरा जीव जो है वो हार्मफुल हो जाता है, दूसरे जीव के लिए वो हार्मफुल होता है, दूसरा जीव लाभान्वित नहीं होता है। तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि परजीविता। ठीक है, दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा जीव या तो लाभान्वित होता या तो पूरी जिंदगी उसके समाप्त हो जाते हैं या पार्शियली थोड़े कुछ उसके मतलब क्षति होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो पैरासिटिज्म में। एक मनुष्य के शरीर में जो मलेरिया बीमारी होती है, यह मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मैलेरी, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं प्लाज्मोडियम के, इसके कारण होता है। तो जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर करता है तो क्या करता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स से वो अपना भोजन लेता है, चुराता है और वहाँ ग्रो करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करके अपनी संख्या वृद्धि कर लेता है। तो पूरी तरह से बेनिफिटेड होता है। और जो हम हैं, हमारा क्या होता है, पार्शियल क्षति होता है, पूरी तरह से मौत तो नहीं हो जाती है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस यही रह जाए तो हमारी लाइफ भी डिके हो सकती है। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल आप प्लांट्स में देख सकते हो कि प्लांट्स में क्या होता है कि जो ऑर्किड्स है, जो दूसरे पौधे, एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर उगाता है, या अमरबेल का नाम तुमने सुना होगा। जो अमरबेल होते हैं वो दूसरे पौधे के ऊपर लत्तर के जैसे पूरे घेर लेते हैं, तो वो उससे न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेकर के क्या करता है, अपना लाइफ पूरा ग्रो करता है, लेकिन दूसरे पौधे को पूरा सुखा देता है। ठीक इस तरह से ये पैरासिटिज्म दो जीवों के बीच का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। कमेंसलिज्म, इसमें एक जीव जो है वो पूरी तरह से लाभान्वित होता है जबकि दूसरा जीव जो है वो लाभान्वित नहीं होता है, लेकिन कम से कम उसमें हानि भी नहीं होती है। ये जीरो है, यहाँ जीरो कहने का, जैसे इसको सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता आपने एग्जाम्पल सुना होगा हर्मिट क्रैब का, ठीक है, और सी अर्चिन का। सी अर्चिन और हर्मिट क्रैब, इसमें क्या होता है कि जो सी अर्चिन है और हर्मिट क्रैब है, तो सी अर्चिन हर्मिट क्रैब के साथ साथ चलता है। शार्क और रिमोरा का भी एग्जाम्पल आपने सुना होगा, शार्क के साथ रिमोरा चलता है। तो शार्क जो भोजन करके छोड़ देता है, रिमोरा उसको ले लेता है। अब इससे क्या है कि शार्क को कुछ क्षति भी नहीं होती है और रिमोरा का पेट भी भर जाता है। ठीक इसी प्रकार का और भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, गाँव में, खेतों में आपने देखा होगा कि जब खेत की जुताई होती है तो उस समय क्या होता है, खेत की जब जुताई होती है तो उसके अंदर से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उसको खाने के लिए बगुला सब वहाँ पूरा घेर लेता है। अब इससे क्या होता है, किसान को तो कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन अगले का पेट भर जाता है। तो इस तरह से एक कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक जीव पूरी तरह से लाभान्वित होता है जबकि दूसरा जीव जो है वो उसका
कोई क्षति नहीं होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको सहभोजिता कहते हैं। और फिर है कंपटीशन, प्रतियोगिता, इसमें दोनों जीव क्षति में पहुंच सकते हैं। कंपटीशन मतलब, तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि जैसे दो जीवों के बीच कंपटीशन क्या है? प्रतियोगिता, यानी दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध होता है जिसमें दोनों जीव क्या होंगे? दोनों जीव पूरी तरह से मतलब लाभान्वित नहीं होंगे। दोनों के दोनों जीव हार्मफुल, दोनों के दोनों जीव जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दोनों की जिंदगी समाप्त हो सकती है और इस तरह से दोनों एक दूसरे से मौत के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है कंपटीशन में। ये दो स्पीसीज के बीच में होगी, ये स्पीसीज ए स्पीसीज बी आप देख रहे हो, तो दो स्पीसीज के बीच में। ठीक है, और कभी कभी कंपटीशन एक ही जीवों के बीच, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में भी होता है, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों जीव होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। और जो लास्ट है, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो सबसे लास्ट जो टर्म है वो है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है कि दो जीवों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध होता है, दो प्रजातियों के बीच का ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है जिसमें एक जीव क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और जो दूसरा है वो न तो लाभान्वित होता है न ही क्षतिग्रस्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। उसमें क्वेश्चंस ऐसे इससे पूछे जा सकते हैं, खास करके इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें भी ये डाले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ अन्य क्वेश्चंस आपके लिए हमने यहाँ पर रखा है जो आप देखो जरा सा ध्यान से। हाउ इज डायपॉज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन? हाइबरनेशन डायपॉज से किस प्रकार से डिफरेंट है? तो ये आंसर यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। ठीक है, डायपॉज इज ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट टू कोप विथ अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन से सामना करने के लिए मेनी स्पीसीज ऑफ जूप्लैंक्टन्स एंड इंसेक्ट्स exhibit dipoles to tide over adverse climatic condition during their development। ठीक है, जबकि हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन या विंटर स्लीप, जैसे मैंने अभी पढ़ाने के दौरान आपको बताया था कि ये खास करके जैसे पोलर बियर है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। ज़्यादा कोल्ड जब पड़ता है तो वो शीत निद्रा में चले जाते हैं, कुछ समय वहाँ सोए रहते हैं। लेकिन जब मौसम फेवरेबल होता है, जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होता है तो पुनः वो आते हैं और अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं और फिर से वो कंडीशन आने पर, मतलब एडवर्स कंडीशन आने पर उस तरह से वे शीत निद्रा में चले जा सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये क्वेश्चन है कि इफ ए मेराइन फिश इज प्लेस्ड इन ए फ्रेश वाटर एक्वेरियम विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव, व्हाई और व्हाई नॉट? बड़ा रोचक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन मतलब देखने में तो लग रहा है कि एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बट हम कैसे इस प्रकार के इसको साइंटिफिक वे में आंसर इसका देख सकते हैं। क्या है कि एक मेराइन फिश है यानी समुद्री, ठीक है, समुद्र में रहने वाला लवण जलीय मछली है। ये जो लवण जलीय मछली है इसको अगर फ्रेश वाटर एक्वेरियम में रख दिया जाए तो क्या ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, क्या आप आंसर दोगे इसका कि मेराइन फिश इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम, देन इट इज चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल डिमिनिश। क्यों? क्योंकि जो मेराइन कंडीशन है बेटा, मेराइन कंडीशन में वहां क्या है, वहां लवण जलीय है, उसमें लवण की सांद्रता अधिक है। फ्रेश वाटर में वो नहीं है। अब फ्रेश वाटर में नहीं, अभी आपने एडेप्टेशन पढ़ा तो वो एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन क्या है कि वो वहां अनुकूलित हो गया है, उस कंडीशन में रहने के योग्य अपने आप को वो बना लिया है। लेकिन अगर उसको हम फ्रेश वाटर में रखेंगे तो वो कंडीशन उसको वहां पे सूट नहीं करेगा और अल्टीमेटली वो यहाँ पे इस कंडीशन को डिजर्व नहीं करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ हैं कि डिफाइन फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, गिव वन एग्जांपल।
फिनोटाइपिक एडेप्टेशन क्या होता है? वह एडेप्टेशन वह होता है जो एडेप्टेशन वह फिनोटाइपिक कहने का मतलब कि बाहरी आकारिकी परिवर्तन, इसको हम लोग फिनोटाइपिक कहते हैं। ठीक है, आकारिकी परिवर्तन मतलब उसके शरीर में जो बाहर में जो परिवर्तन होता है इसको आकारिकी अनुकूलन कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं, कहते हैं एक आकारिकी अनुकूलन। और तो आकार के अनुकूलन क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि मछलियों को तैरने के लिए उसमें फिन्स होते हैं। ठीक है, 2 लैटरल फिन्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पौधों में देखते हैं कि म्यूसिलेज का लेयर होता है। तो ये सभी जो बाहर में ऐसे परिवर्तन जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। जैसे प्लांट्स में अभी हमने आपको बताया था कि उसमें जो स्टोमेटा है वो कैसा संकीर्ण हो जाता है, डेजर्ट प्लांट है उसमें संकीर्ण स्टोमेटा होता है। तो ये फिनोटाइपिक यानी बाहरी आकार में जो परिवर्तन होता है जो उसको उस एनवायरनमेंट में रहने के योग्य अपने आप को बनाता है पौधे के लिए या जंतुओं के लिए, उसको हम लोग फिनोटाइपिक एडेप्टेशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर एवर 45 डिग्री सेल्सियस। However, some microbes able to live in the habitat with temperature exceeding 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो 100 डिग्री सेल्सियस में भी कैसे अपने आप को रख पाते हैं? क्या आंसर है? जैसे आर्कीबैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स आर एंशिएंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट वाटर, स्प्रिंग्स एंड डीप सी। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स they are able to survive in high temperature which far exceed 100 degree Celsius because आंसर यही से है because their bodies have adapted to such environmental conditions. The organisms contain a specialized thermoresistant enzymes. यही आंसर है। यहां तुम्हारा ये सारी बातें जो है वो क्वेश्चन से चुराई गई है, बट द मेन आंसर इज दिस कि यहां पे तुमको 2 चीजों की चर्चा करनी है। एक पहली बात अनुकूलन की चर्चा करनी है और दूसरी चीज क्या करनी है? चेंज अनुकूलित हो गया वो उसमें उस टेम्परेचर में रहने के योग्य अपने आप को अनुकूलित कर लिया। और दूसरी चीज क्या है कि उसमें एक क्या होता है कि एक थर्मोरेसिस्टेंट एंजाइम्स होता है जो उसके बॉडी में थर्मोरेसिस्टेंट एंजाइम्स जो होता है उसके बॉडी में उस टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे जो एक्सीड टेम्परेचर है उसमें उसको एक्सिस्ट करने के लायक बनाता है। ठीक है, तो ऐसा उसे बॉडी में जेनेटिक चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री? क्या है यहाँ ये जो है किस प्रकार का प्लांट है? ऑर्किड प्लांट जो है वो प्लांट दूसरे प्लांट मैंगो के ऊपर निकला, इसको हम लोग इपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इपीफाइट्स किस प्रकार से एक सर्वाइव करते हैं? हाउ डू डिस्क्राइब दिस इंटरेक्शन? इस प्रकार के इंटरेक्शन अभी चर्चा में की थी तुमसे, इंटरेक्शन की, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन के तहत आता है। एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर है। ठीक है, कहां से क्या कर रहा है? अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उससे ले रहा है। ठीक है, किससे ले रहा है? मैंगो ट्री से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन वो मैंगो ट्री से ले रहा है तो इससे क्या हो रहा है? इसको पूरा का पूरा बेनिफिट हो जा रहा है, पूरा बेनिफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को मैंगो ट्री और ऑर्किड प्लांट के ऊपर जो है इसको हम लोग कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? कमेंसलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म। इसमें क्या था कमेंसलिज्म में कि एक जीव जो है वो पूरी तरह से लाभान्वित होता है, पूरी तरह से वो लाभान्वित होता है, जबकि दूसरा जो है वो बहुत उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप है। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इंडोथर्मिक एनिमल, एक्टोथर्मिक एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ बेंथिक जोन। तो ये सारा जो आंसर है आपका डिस्कशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कर दिया था और सारे यहाँ पे बहुत टफ ही नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पुट करने हैं। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख करके इसको कर सकते हो। ठीक है, ए नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम form abiotic components. It includes factors such as the temperature, water, light and soil. यहाँ क्या था? क्वेश्चन था कि वेरियस एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी पहले से। एबायोटिक फैक्टर्स, इसके लिए एक डायग्राम आपको दे दिया है
कि इसको देख करके आपके मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जल्दी से आप याद कर सकते। कोई भी बायोटिक फैक्टर इसमें नहीं है, कहीं जान प्राण जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब एबायोटिक है। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं बेटा, ये सारे एबायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कोई सजीव नहीं रह सकता है। पानी, जल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है, जल जरूरी है, जल अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो जल, जीवन जो है वो जल पे आधारित है, लेकिन जल में जीवन नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, H2 आप देते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसमें जान प्राण नहीं है। लेकिन ये इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर है, ये जो इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर है। दो ही फैक्टर्स की संज्ञा हम लोग देते हैं, दो ही फैक्टर्स की बात करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स है, इसको आपको मेंशन करना है, डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन में अगर आएगा, फिगर नहीं बनाना है, बट सिर्फ आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विथ पेस्ट इंसेक्ट्स। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग द पेस्ट इंसेक्ट्स। पेस्ट इंसेक्ट्स के कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है वो क्या हो सकते हैं, क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को मार करके खा जाता है। प्रीडेटर और प्रे के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। इसमें एक क्या होता है, पूरी तरह से लाभान्वित होता है, और दूसरा जो है उसका शिकार हो जाता है, पूरी तरह से, बुरी तरह से वो बर्बाद हो जाता है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ये नेचर जो है वो कंट्रोल कर रही है। नेचर जो है वो इन्वायरमेंट नेचर जो है वो कंट्रोल कर रही है, किसी इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रही है। वहां एक की जनसंख्या नहीं बढ़ सकती। जैसे एक एग्जांपल, सामान्य एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने खेतों में देखा होगा, वहां बिल बना लेते हैं, चूहे रहते हैं, सांप भी उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहते हैं। सांप क्या करता है, चूहों को खा जाता है। अगर चूहों को नहीं खाएगा, चूहों की तादाद अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, फसल बर्बाद होगा, और जो फसल बर्बाद होगा उसकी क्षति हम लोगों को होगी। हम लोगों ने वहां प्लांटेशन क्यों किया है, हम लोग एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए। अगर इस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, वो पूरा क्षति होगा हम लोगों का। तो इस तरह से नेचर कंट्रोल कर रही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पेस्ट कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो पेस्ट कंट्रोल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। और कुछ अन्य क्वेश्चन हैं, जैसे आपको डिफरेंसेस करने के लिए आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एक्टोथर्म्स, इंडोथर्म्स। ऑलरेडी आपको लेक्चर के दौरान सारे चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। और भी आंसर भी यहाँ पुटअप किया हुआ है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ दे रखा है हमने, ठीक है। इन सबों को देखना, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पुटअप किए हुए हैं, और कुछ होमवर्क्स भी आपके लिए हमने यहाँ पे दे रखा है। जैसे डिफाइन माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है, हैबिटाट एंड नॉइस, ठीक है, हाउ इज थर्मो रेगुलेशन अचीव्ड इन पोलर बियर्स, what are the osmoconformers, give one example, what factors cause annual variation in the intensive and duration of temperature। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट इंडिविजुअल पॉपुलेशन। यहां क्या होगा, आइडेंटिफाई एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, कम्युनिटीज, बायोस्फीयर, बायोम्स एंड स्पीसीज। द राइट आंसर इज कम्युनिटीज। क्या है, इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल क्या बना रहा है, इंडिविजुअल बना रहा है, पॉपुलेशन क्या बनाएगा, कम्युनिटीज बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत हम किसको रखते हैं, थर्ड लेवल पे, इंडिविजुअल के ऊपर पॉपुलेशन यानी स्पीसीज, इसके ऊपर कौन हो गया, कम्युनिटीज। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ दिए गए हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज इंडिविजुअल। जो हमारा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की का जो लेवल ऑफ हायरार्की इकोलॉजिकल, उसका जो सबसे बेस में है वो कौन सा है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के ऊपर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटीज, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जो है, सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए, क्या होगा, कम्युनिटी।
सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर, प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज, इंडिविजुअल के ऊपर क्या बना स्पीसीज। अब स्पीसीज में दो स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, अब दोनों स्पीसीज जब एक साथ आ गए तो क्या बनाता है समुदाय, यानी कम्युनिटी का निर्माण करता है। अन्य और भी है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अन्य शब्द ऐसे मिलता जुलता है, इकोलॉजी, इपिडेमोलॉजी, इथोलॉजी, इसियोलॉजी, लेकिन सब ये अलग अलग है, हम लोगों को क्या जानना है इकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अन्य है क्वेश्चंस, नाइस ओवरलैप्स इंडिकेट्स, क्या है आंसर इसका, जो ऑप्शंस है इस ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर है शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेस बिटवीन द टू स्पीसीज, ठीक है। तो ऑप्शंस को देख लेना और इसमें इस तरह से आगे जहां आपको प्रॉब्लम होगा इस प्रॉब्लम के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसका आंसर आपको दे देंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे। इतने ही तक मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे, धन्यवाद।